नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, आज कार्यक्रम का विषय है बागवानी क्षेत्र में शिवा प्रोजेक्ट की भूमिका। दरअसल में बागवानी विभाग द्वारा प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट। दरअसल में इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो यही है कि जिन प्रदेश के जिन क्षेत्रों में किन्हीं कारणोंवश जो फल उत्पादन है वो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ, कारण क्या रहे होंगे वो भी हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन उन प्रभावित क्षेत्रों को पुनः पटरी पे लाना, और चूंकि प्रदेश जो है वो बागवानी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करता है और इस क्षेत्र में काफ़ी पूरे देश में प्रदेश का नाम हो, फल उत्पादन के नाम से प्रदेश जाना जाए, इस परियोजना के माध्यम से उन क्षेत्रों को दोबारा रिवाइव करने का उद्देश्य है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि ये दरअसल में ये जो प्रोजेक्ट है ये है क्या और किस तरह से बागवानों के लिए ये लाभ दे सकता है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। और अगर यदि आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का तो फिर आपके क्या क्या मापदंड, क्या क्या करने की आवश्यकता है, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र सिंह ठाकुर। डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर देवेंद्र इस सुविधा के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं और साथ ही साथ इस परियोजना में वो परियोजना निदेशक हैं राज्य स्तरीय और सारा काम यही संभाल रहे हैं। चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से इस परियोजना के बारे में। डॉक्टर देवेंद्र, पहले तो ये बताएं कि ये एचपी शिवा जो परियोजना है वास्तव में है क्या? जी, एचपी शिवा परियोजना की यदि बैकग्राउंड में मैं आपको ले जाऊं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से सब ट्रॉपिकल एरिया के जो किसान बागबान थे उन्होंने जंगली जानवरों के आतंक की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से या बंदरों के आतंक की वजह से खेतीबाड़ी या तो बिल्कुल छोड़ दी थी जी, या बिल्कुल कम कर दी थी। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारी जितनी जो सैकड़ों इरिगेशंस की जो स्कीम थी या तो वो स्कीम्स डिफंक्ट हो गई जी, या खेतीबाड़ी ना करने की वजह से नॉन फंक्शनल चल रही थी, और साथ ही साथ खेतीबाड़ी ना करने की वजह से हमारा जो युवा वर्ग है, यूथ जो खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा रहता था वो शहरों की तरफ पलायन कर गया छोटे छोटे बेज एम्प्लॉयमेंट के लिए जी, बिल्कुल। और जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सेब के अंतर्गत तो हमारे जो क्षेत्रफल है वो लगभग 48% है, जबकि जो पैदावार में हिस्सेदारी है एप्पल की, अकेले एप्पल की, सेब की, वो 80% से ज़्यादा है जी, बिल्कुल। और सब ट्रॉपिकल एरिया में एरिया तो बहुत था, 30-35% एरिया सब ट्रॉपिकल फलों के अंतर्गत था, बट उसमें यदि आप देखेंगे जो प्रोडक्शन में, पैदावार में जो हिस्सेदारी 15 से 20% थी। और मात्र यदि हम हमारी जो हिमाचल प्रदेश की यदि हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी देखें तो 1 से 1.5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, जो कि नेशनल की जो एवरेज है हमारी 10 मीट्रिक टन से बहुत कम है जी। एक कारण, चौथा एक कारण और था इसमें कि जो हमारे पास यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो सब ट्रॉपिकल किस्म के जो फल उगाए जाते हैं जी, ये जो फल हैं इसके लिए जो मार्केट है दूसरे प्रदेशों से हमें एक ऑफ सीजन का मार्केट का एडवांटेज मिलती है जी। और साथ ही साथ यदि आप देखें एक डिस्पैरिटी भी इनकम में थी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फार्मर की यदि आप इनकम में बहुत देखें तो मुझे 10 से 12 गुना का एक इनकम का ही डिस्पैरिटी का एक कारण था। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है ना इसको कंसीव किया गया जी। और इसमें ये देखा गया कि एक इन किसानों को, सब ट्रॉपिकल एरिया के किसानों को एक ऐसा प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव दिया जाए कि वो जिसमें कि अपने आप को एक कमर्शियल खेती के साथ जोड़ सके जी। यह योजना भारत सरकार द्वारा अब इसको अनुमोदित करने के बाद एशियन विकास बैंक द्वारा यहाँ वित्त पोषित की जा रही है जी। बट यह इसकी खूबी ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में
एचपी सेवा योजना 2 विभाग मिलकर चला रहे हैं। जी। इसकी जो नोडल एजेंसी है उद्यान विभाग है और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो जल शक्ति विभाग है। तो हम 2 विभाग हिमाचल प्रदेश में इस योजना को मिलकर चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को क्लस्टर के रूप में संगठित करके कमर्शियल बागवानी के साथ जोड़ना और उनकी आय में वृद्धि करना और साथ ही साथ जो हमारे युवा बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा अल्टीमेटली जो एम हमारा यही है कि हमारा हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, हम इसको फल राज्य के रूप में विकसित कर सकें। ये हमारा मेन जो है इसमें उद्देश्य है। फल उत्पादक प्रदेश के रूप में जाना जाए, ये उद्देश्य है। और आपने कहा डॉक्टर साहब कि 2 विभाग जो है एक के दोनों सामंजस्य जो है इस परियोजना पे काम चल रहा है। आपने कहा इरिगेशन जो है, जल शक्ति विभाग भी और उद्यान विभाग, दोनों विभाग जो है इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उद्देश्य भी आपने गिना दिए कि मुख्य उद्देश्य ये रहे विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, और फंडिंग कैसे हो रही है ये भी आपने कहा। मेरा सवाल ये है कि प्रदेश के किन किन जिलों में या कोई ऐसे जिले आपने चयनित किए हैं कि जहां ये परियोजना ज़्यादा कारगर साबित होगी? बिल्कुल। पहले इसमें जो है ना, जो भी सब ट्रॉपिकल एरिया में फॉल करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे 7 जिला हैं, इसमें हमने पहले फर्स्ट पेज में 7 जिलों को इसमें कवर किया गया। इसमें सिरमौर जिला है, सोलन जिला है, ऊना जिला है, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा। ज़्यादातर जो प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, बिल्कुल, तो क्या आपने जलवायु के हिसाब से बिल्कुल जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिन जगहों पे हैं, जहाँ पे गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, उसी को इसमें लिए, क्योंकि इसमें जो फल है उनको भी उसी गर्म जलवायु वाले फलों को, उन्हीं फलों को इसमें जो है ना ज़्यादातर हम प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि इसमें क्या क्या हम कार्य करते रहते हैं, इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 10 गतिविधियां हम करते हैं। यदि मैं मोटे तौर पे आपको कहूँ कि ये अपने आप में एक पूर्ण प्रोजेक्ट है, जो हम कहते हैं ना कि बीज से लेके बाजार तक, तो उस पूरे इसमें जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, सारी गतिविधियों को इसमें कवर करता है। हम सबसे पहले जैसे हम पहली मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा है कि पूरा विभाग जो है वो पूरी सारी जो है पूरी गतिविधियों पे जो है वो सपोर्ट कर रहा है। आपने कहा बीज से लेकर मार्केटिंग तक। बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, ये इस तरह का हमने इस प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट आने से पहले इस तरह का हमने पायलट प्रदेश में किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो एक हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक सक्सेसफुल पायलट हुआ है, जिसकी सफलता को देखते हुए एशियन विकास बैंक ने इसके लिए जो अगला जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 1292 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट अभी जो जनवरी 2023 से आगे शुरू होने वाला है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी अपनी मंजूरी। यानी अभी तक आप पायलट कर चुके हैं, जो गतिविधियां जो है शुरुआती जो है पायलट के तौर पे करनी वो आप कर चुके हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद जो है स्वाभाविक तौर पर सक्सेस रेट अच्छा रहा होगा, तो इसलिए जो है अब शुरुआत इसके बाद जो है उस फंडिंग होगी, और आप कह रहे हैं कि जनवरी से शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गतिविधि की आप चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्या क्या गतिविधि? जैसे मैं कह रहा था, इसमें सारी गतिविधियां, जैसे फील्ड प्रिपरेशन से सबसे पहले हमारी गतिविधि इसमें स्टार्ट होती है फील्ड प्रिपरेशन से। तो फील्ड प्रिपरेशन में भी हम इसको वैज्ञानिक आधार पे रेज्ड बेड तैयार करके और उसमें प्रॉपर उसमें पिट फाइनल करके प्रॉपर लेआउट करके उस तरीके से इसको तैयार करके फिर जो इरिगेशन के जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी इरिगेशन स्कीम्स डेवलप करते हैं पूरा, ताकि उसमें एसिड इरिगेशन हो सके। पूरा जो एरिया है, जैसे हम बात कर रहा था मैं कि आपको जंगली जानवरों के आतंक की वजह दूसरे उसकी तरह से, इसमें हमने एक नया एक मॉडल फेंसिंग का मॉडल तैयार किया, कंपोजिट फेंसिंग, जिसमें कि 3-3.5 फीट तक जो है इंटरलिंक चेन नीचे रहती है और ऊपर जो सोलर लाइन रहती है, ताकि जंगली जानवरों के लिए फिजिकल बैरियर रहे और बंदरों के लिए वो करंट वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है सोलर भी रखा है हमने। तो इस तरह का इसमें फेंसिंग जो है इसी का पार्ट है ये बिल्कुल, ये हमारी सारी गतिविधियां हैं इसमें। जैसे हम पूरे एरिया को एसिड इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से फील्ड प्रिपेयर करेंगे और पूरे एरिया को फेंस करेंगे। फिर हम उसमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फार्मर को इसमें मुहैया कराएंगे और फर्दर जो इरिगेशन है, हमारा जो पानी है जो हम स्टोर करके उसको फर्दर हम एफिशिएंट तरीके से, जैसे माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के साथ पौधों तक उसको पहुंचाएंगे। पूरे एरिया को हम मल्च के साथ करेंगे। तो इनिशियल ईयर में क्या होता है कि ग्रोथ उसमें अच्छी ग्रोथ, पहले 2-3 साल में हमें एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए होती है, ताकि वो पौधा जो है ना फल का भार उसको सहन करने के लिए अपने आप को डेवलप कर सके। तो हम मल्च का प्रयोग करते हैं इनिशियल 2-3 ईयर्स में, ताकि वो खरपतवार घास वगैरह न्यूट्रिशन के साथ उनका कंपटीशन नहीं और पौधे को ही सारा न्यूट्रिशन मिले और उसकी अच्छी एक ग्रोथ हो सके। गतिविधि का पार्ट है जो आपने कहा, ये सारी गतिविधियां अप टू मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे बीच
इसमें क्लस्टर की बात कर रहे थे, तो ये क्लस्टर कैसे चयनित करते हैं आप, और किसान बागवान जो है उनको कैसे चयन उनका करते हैं, किस तरह से आवेदन लेते हैं और क्या प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, वैसे मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, क्राइटेरिया जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्लस्टर का, वो मोटे तौर पे 5 क्राइटेरिया हैं। जैसे कि सबसे पहला जैसे क्राइटेरिया है फार्मर का इंटरेस्ट, फार्मर की बिलिंगनेस, सबसे पहला उनका। दूसरा जो हमारा है कि हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है एरिया की, जो लैंड है 10 हेक्टेयर तक, क्योंकि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी 10 हेक्टेयर और इससे ज़्यादा का यदि आपका क्लस्टर बनता है तो उसकी एक बढ़िया इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनती है, जो कि जो जितनी फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है ये अपना एक क्राइटेरिया रहता है, इनका सेट क्राइटेरिया रहता है कि आप किस तरह का उसका IRR कितनी होनी चाहिए, कितने उस लेवल पे प्रोजेक्ट आपका रहना चाहिए, तो उसको नमदे रखते हैं। मिनिमम इसमें 10 हेक्टेयर का हमने क्राइटेरिया रखा है, और उसको यदि कोई क्वालिफाई करता है और उसके बाद पेरेनियल सोर्स अवेलेबल है, पानी का सोर्स भी अवेलेबल, क्योंकि ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, इसमें पानी हर चीज़ हम फर्टिगेशन सारा कुछ फर्टिलाइजर जो है आपका ड्रिप के माध्यम से रहेगा, और पानी आपको इसकी रिक्वायरमेंट एक सेट रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद मंथ टू मंथ बेरी करती है, वो सारी चीज़ें। तो एस्योर्ड इरीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो या कोई डिफंक्ट स्कीम हो या कोई नॉन फंक्शनल स्कीम हो या नई स्कीम बनानी हो, सारा इसमें हम काम इसमें प्रोजेक्ट में सारा कार्य इसमें करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आवेदन की क्या प्रक्रिया रहती है? जहाँ तक आवेदन की प्रक्रिया है, हमारे उद्यान विभाग के कार्यालय पंचायत स्तर तक है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है वो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन सर्कल पे बैठता है, वहाँ सर्कल से लेके विकास खंड से लेके जिला स्तर तक और इवन निदेशालय स्तर तक, प्रोजेक्ट लेवल तक भी कोई भी आदमी, कोई भी ग्रुप, कोई भी फार्मर का ग्रुप जो है जो इंटरेस्टेड है, वो जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो अपने अप्लाई कर सकता है। और फिर हम इसको फर्दर फिर मेरिट, इसमें हमारा भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अलग से एक चेकलिस्ट है, उसके अनुसार हम फार्मर को उसके सारे देखते हैं कि फार्मर की प्रिपेयरनेस कितनी है, उनकी बिलिंगनेस कितनी है, और सारी दूसरी चीज़ों को करता है। तो उस तरीके से हम इसमें मेरिट के हिसाब से, बिल्कुल मेरिट के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, इसमें मेरिट के हिसाब से है। हम मेरिट बनाते हैं, जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जैसे इसमें देखो लैंड के लिए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि 5 क्राइटेरिया होना चाहिए, इंटरेस्ट तो सबसे पहले होना चाहिए, फिर क्लस्टर भी होना चाहिए। आपने कहा कि 10 हेक्टेयर तो चाहिए, बिल्कुल। तो एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ फार्मर जो है, वो किसानों का एक दल जो है, वो बागवानों का, जिसमें 10 हेक्टेयर जमीन बनती हो, तो वो कभी भी आवेदन कहीं भी कर सकते हैं। उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, निदेशालय स्तर तक कहीं भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि इस परियोजना में किन किन फसलों, किन किन फलों को जो है आप बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, हमने बेसिकली, मैंने आपको कहा कि हम इसमें कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की तरफ इस पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो सब ट्रॉपिकल एरिया की हमारी कमर्शियल क्रॉप्स क्या है, जैसे हमारे अमरूद, हर घर में अमरूद होता था, संतरा है, अनार है, लीची है, ये हमारी ऐसी मेन, और आम है, प्लम है, परसिमन है, पीकन नट है, ये हमारी 7-8 ऐसी फसलें हैं जो कि हर जगह आपको अवेलेबल है, हर घर में जानकारी होगी किस तरह। तो इन्हीं कमर्शियल क्रॉप पे हमने फोकस, कमर्शियल क्रॉप पे हमने फोकस किया। तो अभी हमने फर्स्ट फेज में इसमें 8 फसलें जो हैं उनको चयनित किया कि इन्हीं फसलों के ऊपर हम इसमें काम कर रहे हैं। जी, जिनका कमर्शियल भी अच्छा, कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी, और जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिले बागवान को। बिल्कुल बिल्कुल, और फसल और अच्छे दाम भी मिले, और उसकी मार्केटिंग वैल्यू भी अच्छी हो। मतलब जो फ्रेश आपका टेबल पर, मतलब फ्रेश मार्केट में भी जा सके, और प्रोसेसिंग के लिए भी जिसका यूज हो, ताकि हमारा यदि फ्रेश मार्केट में प्रोड्यूस नहीं जाता तो उसको प्रोसेसिंग में भी उसका वैल्यू और वो ले सकें। जी डॉक्टर साहब, परियोजना के तहत जो वैज्ञानिक ढंग से जो उन्नत फसल जो किस तरह की नीति जो है आप अपनाते हैं? जी बिल्कुल जी, जैसे साइंटिफिक मेथड तो स्वाभाविक तौर से होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमने एक पायलट किया, पायलट जो मैं कह रहा था, पायलट सिर्फ डेमोस्ट्रेशन नहीं किया, डेमोस्ट्रेशन के साथ हमने उस पायलट में पिछले 2 साल में स्टडीज की डिफरेंट स्टडीज। पहले हमने एक बेसलाइन सर्वे किया पूरी सब ट्रॉपिकल एरिया का, उसके बाद हमने इसमें इसके लिए एक वैल्यू चेन और मार्केट डेवलपमेंट स्टडी की पूरी। जी बिल्कुल, उस स्टडी के बाद नर्सरी डेवलपमेंट प्लान हमारी क्या रहनी चाहिए, उसके लिए हमने इसके ऊपर स्टडी की। और ये सारी स्टडीज़ करने के बाद हमने इसको पूरी स्टडी करने के बाद फिर हमने इसको डाला कि हमने इसको इसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की, हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन पहले सब ट्रॉपिकल एरिया में इतने बड़े स्केल पे नहीं हुई है। एप्पल में हमारे पास हाई डेंसिटी प्लांटेशन 10-15 साल से हो रही है, बट सब ट्रॉपिकल एरिया में नहीं थी। तो उसकी हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप की पहले, कि ताकि किसान बागबान उसको देख के उसको फॉलो कर सकें। तीसरा, हमने इसी पेयर, हमें जो मैं पेयर मैं इसलिए उसको प्रोजेक्ट रेडीनेस
फाइनेंसिंग हम कहते हैं, जो पायलट में कह रहा जी हूँ। जी जी तो उसी पीआरएफ में हमने एक सीएचपीएम में मैनुअल डेवलप किया। जी सीएचपीएम में मैनुअल का भी मैं अब आपको बताता हूँ, सीएचपीएम में मैनुअल क्या है। ये सीएचपीएम में हुआ है कि कम्युनिटी, जो हमारी एक कम्युनिटी लेवल पे जो क्लस्टर बना, कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग एसोसिएशन, जी बिल्कुल। उस एसोसिएशन के लिए हमने एक ऐसा मैनुअल बना दी कि वो मैनुअल हमने पिछले 2 सालों में तैयार किया कि फार्मर क्लस्टर के साथ कैसे जुड़े, वो सारा उसमें क्या मेथडोलॉजी होगी, क्या उसकी अप्रोच होगी, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैनुअल हमने तैयार किया। जी और मैनुअल के बाद हमने साथ ही वाटर यूजर का भी एक मैनुअल बनाया प्रदेश में कि पानी का, जैसे इतनी बड़े स्केल पे आप हम कई जगह तो हमारे पास 25-25 हज़ार पौधा लगा है एक क्लस्टर में, 22 से 25 हज़ार पौधा इकट्ठा, और उसको मेंटेन करना। तो उसके लिए हमें एक वाटर यूजर एसोसिएशन की भी जरूरत पड़ती थी वहाँ लोकल की, और उनको वो सारी चीज़ें गाइडलाइन भी हमें देनी पड़ती थी कि कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। वो सारे हमने मैनुअल इसी पायलट में, जो मैं कह रहा था, उसमें सब में तैयार कर रखे हैं। तो बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से किया हमने, शुरू से प्लांटेशन से लेके मार्केटिंग तक कंप्लीट हमने एक वैल्यू चेन इसकी डेवलप की है। उसी के बेस पे हम इस प्लांटेशन को कर, पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो है आपने एक पूरा जो है खाका तैयार किया जी, और आपने पायलट किया, और पूरी संभावनाएं जो है तलाशने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद जो है आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है अब जनवरी से फुल फेज में चलने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक चलेगा। अगले 5 साल की अवधि है इस प्रोजेक्ट की। तो 5 साल में हमें लगातार इसमें हमने इसको फेज कर दिया है कि पहले 2 साल में हमने कितने एरिया में प्लांटेशन करनी है। जैसे 23 और 24 2 सालों में हमने लगभग 4000 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन का हमारा एक प्लान है। अगले 2 सालों में फिर हमारा 2000 हेक्टेयर का प्लांटेशन का प्लान है। इस तरह से हमने, जी डॉक्टर साहब, मैं उसी पे आ रहा था लक्ष्य पे कि आपने जो जैसे जनवरी से ये फंक्शनल जो है पूरी तरह से हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है गोल क्या निर्धारित किया आपने? आपने कहा कि 5 साल तक है, लेकिन डॉक्टर साहब शुरुआती तौर पे अभी तक क्या स्थिति है? यानी लगभग कितने हेक्टेयर भूमि आप चयनित कर चुके हैं, कितने किसानों को जोड़ चुके हैं, और फिर अगले 5 वर्षों तक जो है क्या आपने एक गोल लक्ष्य रखा है? यदि मैं पहले का आपको बताऊं तो अभी तक हम ये जो हमने पायलट किया, पायलट के अलावा हमने जो भारत सरकार की कुछ स्कीमें हैं उनके साथ कन्वर्जेंस करते हुए लगभग 210 फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन का मतलब हमारा छोटी कम्युनिटी के लेवल पे, क्लस्टर हो गया बड़े लेवल पे, वो छोटा 1 हेक्टेयर के लेवल पे 3, 4, 5 परिवार को इकट्ठा करके एक फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। तो हमने 17 हमने पीआरएफ क्लस्टर बनाए, 210 हमने फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन लगा दिए। उसके बाद इस पिछले साल हमने लगभग 40 क्लस्टर और डेवलप किए। कुल मिला के हम 575 हेक्टेयर एरिया में अभी तक इस प्रोजेक्ट की जो प्लांटेशन वो पूरे प्रदेश में कर चुके हैं। इतना हम कर चुके हैं, और आगे के लिए इस प्रोजेक्ट में हम 6000 हेक्टेयर एरिया टोटल इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें कि लगभग 15000 किसान और बागवान परिवार जो हमारे वो लाभान्वित होंगे। और 5 साल में लगभग 65 से 70 लाख फल पौध रोपण होने वाला है। मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन को यदि मैं पूरी को इसको लगाऊं तो 6000 हेक्टेयर में लगभग 65 से 70 लाख पौधा हम अगले 5 सालों में इस 6000 हेक्टेयर एरिया में लगाने वाले हैं। और उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसमें सिंचाई करने के लिए 162 इरिगेशन की नई और पुरानी सारी स्कीमें हम डेवलप कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब उद्देश्य के तौर पर आपने कहा कि लगभग 15000 परिवारों को जो है अब इसमें जोड़ने का लक्ष्य, और काफ़ी सारी भूमि जो एक तरह से बंजर पड़ गई थी, या फिर आपने कहा कि किसी कारण, वो किन्हीं कारणवश कारण आपने गिनाए, वो फल उत्पादन जो है रुक गया था, थम गया था, और सिंचाई परियोजना जो है ठप पड़नी शुरू हो गई थी। तो उनको दोबारा जो है आपने संगठित करने का प्रयास किया, और इसको स्ट्रीमलाइन करके जो है वो दोबारा फल उत्पादन के तौर पे प्रदेश में इस क्षेत्र में जो आप जिले, आपने 7-8 जिले गिनाए, इसमें जो है एक क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रयास आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक अगर महत्वपूर्ण सवाल है, मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो फल उत्पादन में ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग का बहुत कमी है अभी तक। बिल्कुल, बहुत जगह में लोग फल उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन फिर वही मार्केटिंग की दिक्कत आती है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। इस पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं? यानी संगठित बाजार मार्केटिंग, जो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग जो है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने डॉक्टर साहब कहा, ये हम मार्केटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास। ये कोई भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे ये पहला अपने आप में प्रोजेक्ट है जिसमें एक मार्केटिंग के लिए एक कंपोनेंट, एक अलग से हमने कंपोनेंट रखा है, कंप्लीट कंपोनेंट इसमें मार्केटिंग। और इस प्रोजेक्ट की खूबी भी यही है कि इसमें कलेक्टिव प्रोडक्शन से लेके कलेक्टिव मार्केटिंग
हमने करनी है, इंडिविजुअली नहीं है। फार्मर खेती मतलब पौधा भी इकट्ठे मिलके लगाएंगे, उसकी परवरिशी भी इकट्ठे मिलके करेंगे, और जब मार्केटिंग होगी उसमें भी उसको भी आप इकट्ठे मिलके करेंगे। और इसी प्रोजेक्ट के साथ हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा है। एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ताकि वो कलेक्टिव मार्केटिंग और सारी चीज़ें का उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलो, उसको भी हमने इसके साथ कन्वर्जेंस किया है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ स्टेट लेवल पे जितना भी सेल और मार्केटिंग से रिलेटेड जो एडवाइजरी है उसके लिए एक स्टेट लेवल की एक अपेक्स बॉडी बनाएंगे इसमें। उस अपेक्स बॉडी में प्रदेश सरकार के जो विभाग जैसे एचपीएमसी है, मार्केटिंग बोर्ड है, या एग्रीकल्चर दूसरे डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग में अपना रोल अदा कर रहे हैं, उन सब के अलावा मार्केटिंग के जो बिग प्लेयर्स हैं, जो पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को जो लुक अप करते हैं, उन सब प्लेयर को इकट्ठा करके एक मल्टी स्टेक होल्डर सा प्लेटफॉर्म बना के उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हम इसमें मार्केटिंग का हमने प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। हम इसमें दोनों ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑन फार्म मार्केटिंग, दोनों का प्रावधान इसमें करेंगे। और जितने भी हमारे किसान हैं, जो क्लस्टर के साथ जुड़े किसान हैं, उन सब किसानों की सबसे पहले तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। उनको पता रहना चाहिए कि हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, और किस तरीके की हम मार्केटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग में उसमें पूरा प्रावधान कर रहे हैं। मार्केट का लिंकेज है, इसमें पूरा प्रावधान हमने किया गया है। और सारे लोगों को इकट्ठा करके जो अपेक्स बॉडी में आपको कह रहे हैं, स्टेट लेवल की एक अपेक्स बॉडी बनाएंगे जो मार्केटिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसका जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कौन सा प्रोड्यूस आपको कहाँ मार्केट करना है, कहाँ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी वर्कआउट करके उस सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो सरप्लस हमारे पास रहता है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंक करना है, वो दोनों चीज़ें हमने इसमें इस पर में प्रावधान किया। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जो आपने कहा कि आप जो मार्केटिंग का जो एक भय होता था, वो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने किसान बागवान इसके साथ जुड़े हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं शुरुआती तौर से ही ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, यानी बीज से लेकर उत्पादन से लेकर बाजार तक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। और जो आपने मार्केटिंग की आपने बात की, वो तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी बाजार को जो है संगठित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि ये तो बात हो गई कि इस तरह से जो है ये परियोजना काम करेगी, और स्वाभाविक तौर पे आपने काफ़ी होमवर्क किया इसमें जब पायलट आपने किया, और जो लक्ष्य हैं स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छे लक्ष्य हैं, और हर बागवान को जो है जो इस क्षेत्र से जुड़ेंगे उनको लाभ होगा। अगर मैं बात करूं कि धनराशि की, यानी किस तरह की फंडिंग इसमें होगी, और फिर जो है किसान अगर शुरुआत करेंगे तो विभाग किस तरह से सहायता प्रदान करेगा? जी, एचपी शिवा जो मेन परियोजना है, इसके लिए लगभग 1292 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें 1292 करोड़ में से 80% लगभग 80% जो है एशियन विकास बैंक का जो उनके रिसोर्सेज रहेंगे, 1030 करोड़ के लगभग उनके रिसोर्सेज रहेंगे। उसको हमने 3 पार्ट में किया है। जैसे पहला तो हमारा जो मैं बात कर रहा था आपके जो जेएसबी जल शक्ति विभाग जिस कंपोनेंट को करेगा डेवलपमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज का जो या इरिगेशन सोर्सेज का डेवलपमेंट का, उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उस एक कंपोनेंट के लिए रहेगी, डेवलपमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज। और लगभग 675 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर, जिसमें हमारा फील्ड प्रिपरेशन से लेके फेंसिंग, प्लांटिंग, सारी एक्टिविटी हॉर्टिकल्चर की, प्लांटेशन की जो एक्टिविटी कवर हो जाती है, उसमें लगा 675 करोड़ के लगभग की इन्वेस्टमेंट उसमें रहेगी। और 75 करोड़ लगभग 75 करोड़ रुपया हमने मार्केटिंग के लिए, जो मैं कह रहा था आपको, मार्केटिंग एसेस के लिए रखा। मार्केटिंग के लिए आपने काफ़ी सारी धनराशि रखी है, और मार्केटिंग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर देवेंद्र, आप स्टूडियो में आए और इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि आज की जो चर्चा है उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और जो इस परियोजना का जो उद्देश्य है उससे आप जरूर जो है किसी न किसी रूप में जो समझ पाए होंगे, और इस परियोजना में भाग लेने के लिए आप जरूर जो है अपना पहल उठाएं और किसी भी उद्यान विभाग से आप संपर्क करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।